व्हाट इज टीबी? यस, स्टार्ट आर टीबी। टीबी इज अ डिजीज। टीबी जो है एरोसोलिक डिजीज है, ठीक है। एरोसॉइल डिजीज का मतलब क्या होता है? जो हवा द्वारा छींटे, छींक की, थूक की, खांसी की, खकार की आपके ऊपर आ जाए। मान लीजिए मेरे पास आए, ये सर अब ये जो झाग है ये आपके ऊपर आए, चेहरे पे छोटी छोटी ड्रॉपलेट आ जाए। फिर आप थोड़ी देर बाद कहो सर थैंक यू। अब ये जब आपने थैंक यू किया तो आधा मुंह में गया, आधा नाक में गया और आपको भी हो गया इन्फेक्शन। तो ये क्या है? टीबी भी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आपको कभी भी किसी भी दशाओं में कहीं से भी किसी भी प्रकार से फैल सकता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है? दो तरीके की टीबी पाई जाती हैं, एक एक्टिव एक लेटेंट। लेटेंट टीबी का मतलब क्या और एक्टिव टीबी का मतलब क्या है? लेटेंट टीबी का मतलब होता है, लेटेंट टीबी का मतलब होता है ये एक हक्का हट्टा गट्टा एकदम बढ़िया बाइसेप्स बनाया लड़का था, ठीक है, ये इसने बढ़िया सा चेस्ट बना रखा था, ये बढ़िया बढ़िया पेट और बढ़िया बढ़िया थाइस, ठीक। अब इसको ऊपर टीबी जाएगी तो क्या होगा? अगर इसके ऊपर टीबी जाएगी तो क्या होगा? तुम खांसोगे, इसके लंग्स में, ये फेफड़े हैं इसके, यहाँ धड़क रहे हैं, इसके फेफड़ों में टीबी जाएगी, यहीं पर रुक जाएगी, ये फैलेगी नहीं, इसका फैलना होगा कम। इट विल नॉट फैलिंग, इसका फैलना कम होगा। तो मतलब इसको टीबी है, बहुत ध्यान से सुनना, बट वो प्रतिदर्शित नहीं है। हमको नहीं पता कि इस व्यक्ति को टीबी है, इसको टीबी है, परंतु वो बच्चों प्रतिदर्शित नहीं है, वो हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। तो ये टीबी होने के बाद भी टीबी जैसी नहीं रहेगी। ये टीबी है उसको, बट टीबी होकर भी टीबी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको परेशान नहीं करे। और कभी अगर ये गलती से जिम जाना बंद कर देता है, ये थोड़ा इल पड़ जाता है, तो इसकी बॉडी में टीबी भी सामने आएगी। जैसे जिम जाना बंद करेगा, बॉडी को इनएक्टिव करेगा, वैसे ही इसके सामने टीबी आ जाए ऐसे होने। दूसरा होता है एकदम पतली पतली टांगे, पतरे पतरे हाथ और पतरा पतरा पेट था, इसको टीबी लगी, अगले दिन बिस्तर पे झूल गया, अगले दिन ही बिस्तर पे लेट गया, तो ये हो गया टीबी का मरीज। तो एक एक्टिव टीबी है, एक लेटेंट टीबी है। लेटेंट टीबी जो होती है वो हमें पता नहीं चलती, तो ये ज्यादा खतरनाक। क्यों? लेटेंट टीबी आपको पता नहीं है कि मुझे टीबी है, और मैं आपके सामने छींक दूं, आपको कह रहे भैया तो बहुत स्मार्ट है, बढ़िया बॉडी बनी है, छींके होंगे तो अमृत होगा। बस तुमने हाथ नहीं धोया, अगले दिन जाके खा लिया कबाब रोल। या तुम कबाब रोल वाले भैया की दुकान पे गए, उन्होंने कहा बेटा कितने का? भैया 60 रुपए का। ये नोट आपको पकड़ाई नाक छिड़क के और आपको दे दी। फिर आप उधर गए रोल लेने, लो भैया अपना रोल खा लो। बस आपने खाया, आपको टीबी फैल गई। है इजी? तो भैया दो तरीके की टीबी होती है, टीबी लेटेंट और एक्टिव। तो लेटेंट टीबी जो होती है वो फैलती है पर हमें पता नहीं चलता। देखो इसने बोला और भैया क्या हाल चाल, इसने कहा सब बढ़िया। देखिए झट से ये बूंदे इसके अंदर घुस। तो हवा द्वारा फैलने वाला ये इन्फेक्शन है जो बहुत तीव्रता से फैलता है और आपको टीबी दे देता है। तो दैट इज द टीबी सिम्टम, पहला। दूसरा, अब टीबी के टाइप क्या होते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या होता है, इसकी केयर क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ टीबी कौन से होते हैं? पहला होता है प्ल्यूमोनरी टीबी। इधर आओ। पहला कौन सा होता है बच्चों? प्ल्यूमोनरी टीबी, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें आपको 3 हफ्ते तक खांसी आती है, चेस्ट पेन होता है, चक्कर आते हैं, फीवर आता है, नाइट में स्वेट आता है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, और ये इसकी गंभीरता को बताता है। पल्मोनरी टीबी में आपको सर्दी जुकाम बुखार होगा, सर दर्द होगा, फैटिक होगा, रात को जगोगे, पसीना आएगा और वेट लॉस होगा। तो ये पहली है। दूसरी होती है एक्स्ट्रा प्ल्मोनरी टीबी, कॉजेस स्वोलन लिम्स नोड्स, सीवियर बैक पेन फ्रॉम स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट, हेडेक्स विद नाइट गेट्स एंड सिम्टम्स अफेक्टिंग किडनीज एंड जेनिटल्स। अब ये वाला जो होगा ये इसका बाप है। इसमें क्या होगा? ये गला सूज जाएगा, लंग्स सूज जाएंगे, आपकी ये पूरी बैक में दर्द होगा, आपको सर दर्द होगा, ठीक है। आपके जेनेस्ट्रियल जो आपके सुसु वाले मार्ग है वहाँ पे सूजन होने लगेगी, आपको उल्टियाँ होने लगेंगी, आपको रात को मिर्गी के दौरे पड़ने लगेंगे, आप पागल होने लगेंगे। तो ये दूसरी खतरनाक है। और इसमें क्या होगा? जो दवाई खाओगे उससे किडनी आपकी डैमेज होनी है।
फिर आता है मिलियरी टीवी। मिलियरी टीवी टिनी है ना, लाइसेंस थ्रू आउट द वेरियस ऑर्गन कपल्ड विद प्रोफाउंड फैटिक, फीवर, नोटिसेबल वेट लॉस विच कैन बी क्रिटिकल। इसमें क्या होगा, ठीक है, आपके हर एक ऑर्गन में प्रॉब्लम आएगी, फैटिक आपको आएगी, फीवर आएगा, वेट लॉस होगा, और ये खतरनाक है। अगर ये हो गई तो आपने बढ़ गया। तो टीबी के 3 सिम्टम्स हैं, ये तीनों सिम्टम्स खतरनाक क्यों हैं? देखिए, टीबी में क्या बनेगा, टीबी का ट्यूबरकुलोसिस का वायरस बनेगा। अब ये जो वायरस बैक्टीरिया बनेगा। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जैसे ही आपका लंग्स है, ठीक, ये आपकी बॉडी के नॉर्मल लंग्स हैं, मतलब रियल में लंग्स ऐसे ही होते हैं। ड्राइंग अलग चीज है, मजाक अलग चीज है, पर रियल लंग्स ऐसे, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें ये ऑक्सीजन भरी है, फिल्ड विद ऑल ऑक्सीजन। अच्छा, लंग्स क्या करते हैं? लंग्स जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ और भी गैसेज आती है ना, मीथेन हो गई, ऑर्गेन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, सब आती है। हमने सांस ली, सिर्फ ऑक्सीजन की सांस थोड़े ना ली, यहाँ पर कई गैसें हैं, सबकी सांस ली। और किसी का पेट खराब है तो बहुत अच्छी अच्छी गैसों की सांस ली, ठीक। अब आपने सांस ली, आपके पेट में तो जाएगी नहीं, कहाँ जाएगी? लंग्स में। अब लंग्स क्या करेगा, लंग्स इसमें से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, जो नीला नीला ऑक्सीजन है, बाकी फेंक देता है बाहर। अब इसको अवशोषित करके क्या करता है, ये आपके ट्रांसपोर्टर को बुलाता है। ट्रांसपोर्टर कौन है हमारी बॉडी का? ब्लड। ब्लड को कहता है कि भैया ये ऑक्सीजन ले जाओ और सबको बचा दो, सबको जरूरत है इसकी। ये लंग्स का काम है, ठीक। टीबी में क्या होगा, कलर चेंज होगा, ठीक है, अब ध्यान देना। टीबी में क्या होगा, ग्रीन से करता हूं। टीबी में इतने एरिया में क्या आ गया, म्यूकस। तो जब आप सांस लोगे तो पूरी तरीके से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो आपको चक्कर आएगा, सर दर्द होगा, क्योंकि अगर सर तक ऑक्सीजन सही टाइम पे नहीं पहुंचती तो आपको क्या आती है, फैटीग आती है। क्या आती है? आपको चक्कर आती है, नहीं चक्कर आता है, आपको चक्कर आता है और आप गिर सकते हैं, आपको फैटीग होता है, आपको उलझन होती है, आपको तकलीफें होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फैटीग, उसको बोलते हैं चक्कर आना। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं चक्कर आना। तो आपको क्या आता है, चक्कर आता है। तो ये जो है, ये जब म्यूकस यहाँ पे बढ़ता है, अब ये म्यूकस जब बहुत ज्यादा बढ़ेगा तब क्या होगा, तब हमारी बॉडी का एक और ऑर्गन है ब्रेन, जो काम करना स्टार्ट करते हैं। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन कहेगा भाई ये म्यूकस ज्यादा बढ़ जाएगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, तो मैं एक्शंस कैसे लूंगा? तो वो क्या करेगा, उस एक्शंस के लिए वो दूसरा काम करना स्टार्ट करेगा। वो काम क्या होगा, वो काम क्या होगा, वो काम ये होगा कि अब म्यूकस को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। उसको रेगुलेट करने के लिए वो क्या करेगा, वो मल्टीपल ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के होंगे, भाई पंखा धीरे करने को कहा ताकि इसमें आवाज जाए। समझ रहे हैं? अब ये क्या कर रहा है, ये रेगुलेशन के लिए लगा है। अब ये रेगुलेशन कब कर पाएगा, जब इन चीजों को सही से चला पाएगा, ठीक। अब ब्रेन जब ये करेगा तो मल्टीपल ऑर्गन्स को रेगुलेट करेगा। अब मल्टीपल ऑर्गन्स पे वो म्यूकस को मैनेज करने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन्स भी खराब होने लग जाएंगे। तो हमारी बॉडी की एक हैबिट है, उसको हम रेगुलेट ही करते हैं, उसको हम चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये पर्टिकुलर जो रेगुलेशन होता है, यही कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम देता है। तो लंग्स का काम सिर्फ ऑक्सीजन लेना है, तो उन्हें ऑक्सीजन का काम, तो जब इसमें म्यूकस बहुत ज्यादा जम जाता है, कभी लंग्स, जिसको टीबी होती है उसके लंग्स का एक्सरे देखना, उसमें म्यूकस बहुत ज्यादा होता है, देखोगे उसके लंग्स में पूरा एक डॉट 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 मार्क आएगा। तो जो कफ निकलता है ना, जैसे आपको खांसी होती है, ग्रीन ग्रीन जो निकलता है उसको म्यूकस बोलते हैं। हमारी बॉडी में म्यूकस का एक्चुअली काम क्या है, क्या काम है म्यूकस का हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में म्यूकस नाक के अंदर होता है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बच्चों, इसके अंदर म्यूकस हमेशा रहता है। म्यूकस का मतलब होता है एक चिपचिपा पदार्थ। क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ। ये क्या करता है, ये हमारी नाक के बालों के आसपास एक लिक्विड की तरह रहता है। और जब हम कभी सांस लेते हैं तो सांस में सिर्फ हम ऑक्सीजन नहीं लेते ना, डस्ट पार्टिकल ले लेते हैं, बाल ले लेते हैं, धूल के कण ले लेते हैं, ग्लास के कण ले लेते हैं। वो क्या करता है, वो म्यूकस में चिपक जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो म्यूकस है, इसके अंदर वो चिपकने लगता है। सिर्फ ऑक्सीजन को पास करने देती है हमारी बॉडी, वो म्यूकस में उसे चिपका देती है। तो क्या करे, गंदगी चिपका रहा है ना, आप समझिए। ऑक्सीजन का जैसे आपने
सांस ली तो इस जगह जितना म्यूकस है वो क्या कर रहा है, आपके जितनी गंदगी बाहर से ले रहा है उसे चिपका दे रहा है। फिर जब वो नाक से चिपक गई, फिर थोड़े दिन बाद आपकी नाक भरने लगती है, तो लोग पपड़ी निकालते हैं, नाक खोद के सफाई करते हैं। वो म्यूकस है, उसको साफ इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसमें गंदगी लगी है। और इसीलिए डॉक्टर और मेडिकल लाइन में ये कहा जाता है कि म्यूकस जो आप निकालते हैं ना गंदगी वाला, उसे खाया नहीं जाता। कुछ ऐसे इडियट है जो खाते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे निकालते हैं ऐसे खा लेते हैं। ऐसे कई लोग देखे होंगे, विराट कोहली भी उनमें से एक है। वर्ल्ड कप में भी आप देखिएगा नाक खोल के खुद ही खा लेते थे। तो ये क्या करता है, ये इन्फेक्शन देता है, क्योंकि आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट में ले रहे हैं। तो ये म्यूकस जब इतना है तो ठीक है, पर जब आप वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जाता है, इस म्यूकस की क्वांटिटी को बढ़ाने लगता है। जब ये क्वांटिटी आपकी बॉडी में बढ़ने लगती है तो क्या होता है, वो यहाँ पे पूरा भर जाता है तो आपको माइग्रेन होने लगता है, ठीक, गले में बढ़ जाता है, सोर थ्रोट होता है, लंग्स में भर जाता है, आपको फैटिग आने लगता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक भर जाता है म्यूकस। आपके मुंह में भी म्यूकस आता है। कभी आपको जब कोल्ड होता है, आप खांसते हो तो खांसने के साथ ग्रीन कलर की एक लेयर निकलती है जमी हुई, डेट इज म्यूकस। टीबी वाले पेशेंट के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। आप भी कभी खांसते हैं, अचानक से जुकाम उकाम खत्म होता है तो कफ निकलता है ना, खांसी में भी, थूक में भी, डेट इज डेंजरस। अगर वो लंग्स में पूरा भर गया, मतलब ये जो हमारे लंग्स हैं, इन लंग्स में अगर हमने पूरा म्यूकस ही भर दिया और इसमें ऑक्सीजन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी तो इंसान जिंदा रहेगा, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन तो लंग्स को करना है ना। हम जिंदा तब तक है जब तक हमारा ब्रेन चल रहा है, बिल्कुल सही, बट ब्रेन तब तक चल रहा है जब तक ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन कौन देता है? फेफड़े। फेफड़े एक बैलून है, वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं क्या, कौन सी ऑक्सीजन है, कौन सी नाइट्रोजन है, कौन सी हीलियम है, कौन सी अदर ऑर्गेनिक गैस है। अब वो देखते हैं मुझे किसकी जरूरत है, उनको किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन लेते हैं। अब मजेदार बात है, आपने सुना होगा लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली या मीथेन ऑब्जॉर्व कर लिया, मर गए। हमारे लंग्स की एक और कंफ्यूजन वाली चीज है, वो क्या है, हम जब प्राचीन काल में पैदा हुए थे उस समय पर हमारी बॉडी का क्या है, हमारी बॉडी का जो डीएनए है वो कुछ गैसेस को पहले से पहचानता है। नॉर्मल है, बिल्कुल है ना, हमारे डीएनए की कोडिंग है। हम बिलियंस ऑफ ईयर पहले जब पैदा हुए थे तब भी जंगल में आग लगती थी, तो हमारे डीएनए ने क्या पहचाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पहचानी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहचानी है, ओजोन भी पहचानी है, मीथेन भी पहचानी है और ऑक्सीजन भी पहचानी है। तो जब लंग्स के पास कोई इनमें से गैस आती है, ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी, ये हमें मार देती है और ये ऑक्सीजन से हल्की होती है। जब हम फेफड़ों में ये दोनों गैसें लेते हैं तो ऑक्सीजन का कार्बन मोनोऑक्साइड भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारे फेफड़े और कोई ऑक्सीजन को छोड़ के कोई गैस नहीं एब्जॉर्ब करते, पर कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो ऑक्सीजन की जगह ब्लड में क्या पहुंचा देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। वो पहुंचेगी तो हमारा ब्लड क्या होगा, पॉइजनस, और विद इन हाफ एन आवर हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलने बंद हो जाएंगे, मर जाएंगे। जब कहीं आग लगती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी बनता है, धुआं जो होता है उसमें कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मार देता है। आपने वो सुना होगा CFL, CFL में कौन सी गैस पाई जाती थी, हाँ, हैलोजन गैस है, हाइड्रोजन पाई जाती थी। हाइड्रोजन इज नॉट अ गैस। कौन सी गैस पाई जाती थी उसमें, CFL में कौन सी गैस, नहीं वो AC में, देखो कौन सी पाई जाती है, CFL जो पुराने थे उसमें कौन सी गैस पाई जाती थी। जैसे बच्चे क्या करते थे, बच्चे रॉड और CFL बहुत ज्यादा फोड़ते थे खेलने के लिए, तो उससे जब ये गैस निकलती थी तो वो सबसे पहले लंग्स से एब्जॉर्ब कर लेते थे तो बच्चे मर सकते थे। डेट वाज द पॉइजनस गैस। CFL में कौन सी गैस पाई जाती, ठीक। तो लंग्स को रेगुलेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लंग्स हमारी जिंदगी चलाते हैं। अगर लंग्स खत्म, हम खत्म। हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, ना ब्रेन है, ना नोज है, ना दांत है, ना आंख है, ना हम है, ना ब्लड है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए कौन योगदान देता है, कौन देता है, लंग्स। तो लंग्स को रेगुलेट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको अगर हम रेगुलेट नहीं करते तो हमारी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए टीबी जो है, टीबी वर्ल्ड की सबसे खतरनाक डिजीज मानी जाती है, बिकॉज इट किल्स पर्सन इन अ गो। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, फेफड़ों को साफ करना। जैसे आपने देखा होगा ना, जो लोग सिगरेट पीते हैं वो जल्दी मरते हैं, उनके लंग्स काले हो जाते हैं। पता है क्यों हो जाते हैं,
क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, तो उनके ब्लड में क्या जाती है, टॉक्सिसिटी। जब टॉक्सिसिटी जाती है तो क्या होता है, उनको नशा चढ़ता है और उनके ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो उनको पेन रिलीफ करते हैं। अगर आपको कभी स्ट्रेस है, आप सिगरेट पी रहे हो, तो आपको स्ट्रेस फ्री करके एड्रेनलिन डालेंगे, हैप्पी हार्मोन डाल देंगे, खुश रहो, तो वो थोड़े दिन तो अच्छा लगता है, पहले एक सिगरेट से काम चल जाता है, फिर थोड़े दिन बाद हमारे फेफड़े कहते हैं हमें और दो, तो 2 से काम नहीं चलता, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 20, फिर 25, फिर 40, फिर 50, उसके बाद लंग्स कहते हैं बस करो। क्या था, क्लोरोफिल, यही मिला। क्लोरोफिल एक ऐसी गैस है जो आपकी बॉडी को नुकसान करती है। ये भी हिल अगर है, इनहेल आप कर लें, आप एक पुराना CFL लीजिएगा और आपके घर में अगर 6 महीने से छोटा बच्चा उसके सामने फोड़ दीजिएगा, आई एम श्योर वो मर जाएगा। 6 महीने के बच्चे का फेस इधर और इधर आप फोड़ दीजिएगा, उसकी गैस से वो गारंटीड मर जाएगा, क्योंकि उसके लंग्स अभी इतने केपेबल नहीं है कि बच्चे। इसीलिए हमने CFL बंद कर दिया मार्केट में। इलेक्ट्रिसिटी रेवोल्यूशन में हम LEDs यूज करते हैं, रॉड्स हमने बंद कर दिया, LED रॉड पे आ गए, ये खतरनाक थे। बल्ब के बाद का जो मेन फ्यूचर था ना, जब हम लोग पैदा हुए थे, रॉड और CFL, ये खतरनाक थे। ये केमिकल ऐसे थे जो हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम देते थे, और टीबी के केसेस सबसे ज्यादा इसी फेज में बढ़े थे। अब तो टीबी फिर भी रेगुलेटेड है, ठीक, यहां तक समझ में आया। लंग्स का बेसिक रोल क्या है, लंग्स का बेसिक रोल सिर्फ इतना है कि आपको ऑक्सीजन दे, पर अगर ऑक्सीजन से ज्यादा आप कुछ मांगते हैं तो वो भी देने को वो हमेशा तैयार रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट क्या होता है, कई मेथड है इसके, स्किन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, एडवांस इमेजिंग स्टडीज होती हैं, जाके ये देखते हैं बैक्टीरिया कहां पर है और उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए। देखिए पहला क्या होता है, आपकी इम्यूनोलॉजी का ट्रीटमेंट होता है, आपका ब्लड निकालते हैं, चेक करते हैं कि आपके ब्लड में, अच्छा ब्लड से हमें कैसे पता चलता है हमें शुगर है या हमें म्यूकस हो गया या कुछ हो गया, ब्लड कैसे बता देता है। कभी आपने सोचा एक पैथोलॉजी टेस्ट कैसे करना है? कैसे टेस्ट होता है, मतलब जैसे कैसे पता चल गया ब्लड से ही कि हम बीमार हैं, ये कैसे पता चला? ब्लड का तो कोई रोल है ही नहीं ना, हार्ट से कोई रोल है, वो तो वहां से ऑक्सीजन ही ले रहा है ना लंग से। ब्लड से हमें कैसे पता चल जाएगा कि हमें टीबी हो गई? बताओ, हाउ ब्लड विल रोल प्ले कि वी आर हैविंग टीबी, सोचो बताओ। ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, ब्लड में जो भी चीज घूम रही है उसको हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। जब पैथोलॉजी कोई जांच करता है, जैसे आज तुम कह रहे हो मुझे बड़ा फैटिक जैसा लग रहा है, थकावट लग रही है, तो आपका ब्लड लेंगे, आज समझना केस क्या है। मान लो आपका आज उन्होंने ब्लड लिया और आपने ये नहीं बताया कि सर मेरा आज फास्ट है, आपने नहीं बताया, आपने उनको ब्लड दे दिया, और ब्लड कब दिया? अर्ली मॉर्निंग। बढ़िया फ्रेश अप हुए और उसके बाद कहा सर मेरा खून निकाल लो, उन्होंने आपका खून निकाल लिया। रात को आपने खाया था 2 किलो गुलाब जामुन, आपकी बॉडी में क्या घूम रहा होगा? तो वो क्या कहेंगे? आप डायबिटिक हो गए। अगर आप म्यूकस है, मतलब आपके टीबी है और टीबी से लंग्स में म्यूकस है, तो ब्रेन क्या करेगा? इसको ब्लड सेल्स में डाल देगा अपने फेफड़ों को बचाने के लिए। तो ब्लड सेल्स में 0.00 कुछ % उसमें म्यूकस की क्वांटिटी पाई जाएगी, और ब्लड में कोई भी चीज तब आती है जब बॉडी में एक्सेस हो जाती है। भले वो कोई भी इंफेक्शन हो, वो बॉडी से ब्लड में तब आता है जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वरना बॉडी उसे रोक लेती है। हमारी बॉडी हर चीज रोकती है, बट अगर कोई जांच हो रही है और उसमें आपके म्यूकस दिख गया ब्लड के अंदर, तो वो क्या नुकसान पता है सबसे ज्यादा क्या करेगा? आने वाले टाइम पे ब्लड क्लॉटिंग कर देगा। तो इसलिए हम इसका इलाज चालू कर देते हैं। तो स्किन इमेजिंग भी होती है। अब इमेजिंग का मतलब क्या होता है? इमेजिंग कैसे होती है? आपको लेटा के आप फिर फेफड़े का कलर्ड एक्सरे बनाते हैं। वो कलर्ड एक्सरे क्या दिखाता है? कलर दिखाता है अलग अलग, कि भैया जो ब्लैक ब्लैक हो रहा है ये म्यूकस है। हमको क्या पता म्यूकस है? हमें क्या पता मशीन खराब है। अब हमें पता चल गया म्यूकस है, अब हमें सांस लेने में तुरंत तकलीफ होने लगेगी। जैसे मैं आज भेज दूं, बेटा आपकी ये दोनों नाक के छेद बंद हो रहे हैं, आप सांस नहीं ले पाएंगे। हमारी बॉडी का एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है जो कहता है हाँ हम सांस नहीं ले पा रहे। हमारा ब्रेन कहता है नहीं ले पा रहे अब तुम सांस, तो सर कठिनाई हो रही है, अभी से होने लगी तुरंत से। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी वैसे ट्रेंड है।
तो जब किसी को टीबी होती है तो ब्लड टेस्ट सबसे अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है उसका डिजिटल एक्सरे करा दो, फिर होगा। फिर ट्रीटमेंट प्लान होते हैं। ट्रीटमेंट भी अलग तरीके के होते हैं। कौन सी टीबी है, पहली बार टीबी हुई है, दोबारा हुई है, तिबारा हुई है। जैसे मान लीजिए हमारे एक जानने वाली है, हमारी बहन है, अगर उनके भाई को एक बार टीबी हो चुकी, उन्होंने 6 महीने 8 महीने का कोर्स कर लिया, अगर उसे दोबारा टीबी होगी तो ये वाला कोर्स नहीं चलेगा उसके। अब एक चीज समझिएगा, जिसको टीबी का 1 लाइन ट्रीटमेंट दे दिया गया, वो 1 लाइन ट्रीटमेंट दोबारा नहीं दिया जाएगा। अब उसको कौन सा ट्रीटमेंट दिया, 2nd लाइन ट्रीटमेंट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी उसके लिए अडॉप्टेड हो गई। अब वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। ठीक, जैसे एक एंटीबायोटिक है मोनोसेफ, ये मेरी बॉडी रिजेक्ट करेगी, मेरी बॉडी को मोनोसेफ नहीं अच्छा लगता। बल्कि आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक आपको इंजेक्शन में डाली जाती है मोनोसेफ डाली जाए, कोई बीमारी। ठीक, बट मेरे केस में क्या होगा, इसकी 3 गुनी महंगी दवा डाली जाएगी, 3सेफ, मतलब 3 मोनोसेफ के बराबर पावर मेरी बॉडी लेगी, तब वो एंटीबायोटिक मेरी बॉडी में काम करेगा, तब बैक्टीरिया मारेगा, वरना नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी ने क्या बना लिया, जो परसों पढ़ाया था, सुपर बग, इम्यून बैक्टीरिया मेरी बॉडी का है, तो इससे मरेगा ही नहीं। जैसे नींद का बैक्टीरिया होता है, वो कभी कभार भी हावी हो जाता है और लोगों को सुला देता है, तो वो कॉमन है। अब उस बैक्टीरिया को भगाने का क्या तरीका है, कोई नहीं, सो जाओ, सही हो जाओ। ठीक, अब प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंटिंग स्ट्रेटजीज। टीबी जब हो तो सिम्टम्स अर्ली आ जाए तो उसे आइसोलेट कर दो। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन, हाइजीन, रेगुलर मेडिकेशन दो, हेल्थ दो और रिड्यूस ट्रांसमिशन रिस्क दो। जिसको टीबी हो उसे पहले आइसोलेट कर दो, उसको अलग कर दो परिवार से, परिवार के साथ नहीं रहने का, वरना सबको टीबी हो जाएगी। उसको आइसोलेशन में डाल दो, उसको टाइमली दवा दो, मेडिकल चेकअप करो। ठीक, दूसरा, बीसीजी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड इन इन्फेंट्स। जो बच्चे हैं उनको कौन सी दी जाती है, बीसीजी वैक्सीन दी जाती है, ताकि कभी भी उनको टीबी ना हो। अच्छा, एक जेन्युइन सी चीज बताऊं कि जो ये वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको कोविड के टाइम पे पढ़ाया था, अभी फिर बताता हूँ। वैक्सीन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जितनी भी वैक्सीन आई, अभी आपको पता होगा कोविड बच्चों में भी टेस्ट की गई थी बीच में, याद है? 4 साल से 11 साल के बच्चों की भी वैक्सीन बनी थी, जिसके लिए वॉलंटियर गए थे, उन्होंने टेस्ट कराया था अपने ऊपर, पर वो बच्चों के लिए कभी रेगुलेट नहीं की गई। टीबी अभी तक कोविड की वैक्सीन बच्चों को नहीं दी गई। आप सबने 2 डोज ली थी वैक्सीन? एक ली थी ना, तुमने ली थी? 2 तुमने ली थी? नहीं, कोविड की एक भी वैक्सीन लगवाई थी? वैक्सीन का काम क्या होता है बच्चों, वैक्सीन मैसेंजर आरएनए पे मान लो बनी है। एमआरएनए की वैक्सीन हमारे यहाँ थी, तो एमआरएनए जब हमारी बॉडी में जाता है तो ये कोविड लाइक इन्फेक्शन का थ्रेट जनरेट कर देता था। क्या करता था, एक खतरा जनरेट कर देता था कि हमारी बॉडी में कोविड आने वाला है, तो हमारी बॉडी में उससे फाइट करने की सल बन जाती थी। सिंपल सा लॉजिक है, यही हुआ ना। बट ये कितने दिन के लिए प्रिवेंशन देता था? कोई भी वैक्सीन 6 महीने के बाद असर करना बंद कर देती है, ये डॉक्टर बोलते हैं, मेडिकल साइंस बोलती है। बट मेरा कहना है 6 महीने बाद अगर वैक्सीन असर करना बंद कर देती है, दोबारा बूस्टर दिया, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर दोबारा वैक्सीन लगाए, लोग तो मर ही रहे थे ना तभी। तो वैक्सीन 6 महीने से ज्यादा असर नहीं करती तो कोई लॉजिक ही नहीं किसी वैक्सीन को लगाने का। मान लो जैसे बच्चों को पोलियो की वैक्सीन लगती है, कितने साल तक लगती है? 5 साल तक। रीजन, 5 साल के बाद हमारे बच्चे को 99% चांसेस ये हैं कि ये बच्चा अपनी इम्यूनिटी से पोलियो वैक्सीन के वायरस को हरा देगा। अगर कोई बच्चा 5 साल तक बच गया तो उसको पोलियो नहीं होगा। बट अगर मान लो उसको आपने पोलियो की वैक्सीन दी 6 महीने बाद, उसके बाद उसको वायरल आ गया और उसके बाद 8 महीने आप वैक्सीन नहीं दे पाए, इसको पोलियो हो सकता है। ये भी तो प्रॉब्लम है हमारी बॉडी की। इसका क्या करोगे? मेडिकेशन साइंस जो है वो ट्रीटमेंट को बहुत खतरनाक तरीके से लेके चलता है। ठीक, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? अब आते हैं तो वैक्सीन का ऑप्शन हम बिल्कुल हटा देते हैं। अब आई टीबी, बेटा 4 तरीके की होती है। जो टीबी होती है वो 4 तरीके की होती है। पहली होती है एमडीआर। ठीक है, एमडीआर का मतलब क्या होता है बेटा? एमडीआर का मतलब होता है मॉडरेट ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। अब ये मॉडरेट ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का मतलब क्या होता है? 15 मिनट बाद कॉल करो आपको।
मॉडरेट ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का मतलब क्या होता है बच्चों? ये मतलब होता है कि ये कुछ ड्रग्स हैं जिनसे रेजिस्टेंट होगी। इसका मतलब क्या हो गया? इनको आइसोनाइजिड और रेफामाइसिन अगर दी जाएगी तो ये इन दोनों से बिल्कुल क्या हो गए? प्रोटेक्टेड है आज की डेट में। और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है 9 से 20 महीने। अगर पहले बार आप टीबी में आए हैं तो आपको इन दवाइयों को देना पड़ेगा। इनके बाद पहला जो केस आया उसके बाद की बात करो, मतलब जब पहली बार आपको टीबी हुई, जब आपको पहली बार टीबी हुई तो ये दोनों ड्रग्स दी गई, ठीक? ट्रीटमेंट था 6 महीने का, बट उस 6 महीने को ट्रीटमेंट को आपने फॉलो नहीं किया। आपने 3 महीने बाद दवा छोड़ दी क्योंकि आपका बैक्टीरिया इनएक्टिव हो गया। अब दोबारा जब आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो आप इस सिम्टम्स में आ गए एमडीआर टीबी में। एमडीआर टीबी में ये दोनों अब आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो आपको अब क्या सीवियरिटी लेवल हाई है, मतलब आप मर सकते हो। फिर आपको 9 से 20 महीने दवा खानी पड़ेगी, पहले 6 महीने खाने। अब कितने हो गए? 9 से 20 महीने, और ये दवा काम नहीं करेगी। फिर प्री एक्सडीआर टीबी, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का प्री वर्जन। इसमें एमडीआर टीबी की जितनी दवाइयां हैं और कोई भी फ्लोरोक्विनोलिन जो है, तो फ्लोरोक्विनोलोन को अगर आपने क्या कर दिया? रेजिस्टेंस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? प्री एक्सडीआर टीबी। और इसमें सीवियरिटी क्या है? हाई है। 18 से 20 महीने आपको दवा खानी पड़ेगी, मिनिमम 18 महीने, 1.5 साल की दवा आपको खानी ही पड़ेगी, तब शायद बचे। फिर आता है एक्सडीआर टीबी। इसमें मॉर्टेलिटी रेट है 40%, इसमें है 50%, इसमें है 60% और इसमें है 100%। मतलब इसमें फिर बचा नहीं सकते हुए, ठीक? अब यहां देखो, ये एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में मतलब हो गया एमडीआर टीबी की जो दवा थी। इसके बाद फ्लोरोक्विनोलोनिस और एटलीस्ट 1 ग्रुप ए ड्रग्स ऑफ बेंडिक्विलाइन और द लाइनोजोलिड। इनसे क्या होगा? इनसे भी बंदा इम्यून हो जाएगा। अब इनके पास सिर्फ लास्ट वैक्सीन बची है, क्रिटिकल है, यहाँ पे मरने के चांसेस ज्यादा हैं। 20 महीने अस्पताल में रह के इसका इलाज कराना। बट अगर भाई साहब ने ये भी छोड़ दिया, महाकाबिल थे, तो इनको हो गया टोटल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मतलब पूरी तरह के अब ये टीबी ड्रग से रेजिस्टेंट है। अब ये बैक्टीरिया सुपरबग बन चुका है, अब इसको मारना हमारे लिए नामुमकिन है। तो अब इनके ऊपर ना ये दवा असर करेगी, ना ये ना ये। अब ये क्या करेगा? बंदा एक्सट्रीम कंडीशन में है और इसकी डेथ 100% होनी ही होनी है। नो वन कैन स्टॉप हिम टू डाई। 100% मृत्यु उसके समक्ष है और इससे इसको बचाना नामुमकिन। ठीक? कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक? अब ये देखना है भाई टीबी का कौन सा स्ट्रेन है, किस तरीके से इसको हमने बचाया है, कौन कौन से ड्रग इसमें रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से फिर इनको दवा दी जाती है। और नहीं हो पाता तो फिर बात अलग है, फिर तो लास्ट ऑप्शन म्यूकस बार बार निकालना ही रह जाता है, और म्यूकस निकालना बड़ा मुश्किल काम है। अब ये ट्रीटमेंट की दवाई लिखी है, जो एक्सडीआर टीबी है उसमें कौन कौन सी दवाई यूज की जाएगी, उसकी दवाइयों के नाम है पूरे। ठीक है? टीडीआर टीबी में एक्सपेरिमेंट ड्रग्स हाई डोज कॉम्बिनेशन होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है। सक्सेस रेट बहुत लो। एक्सट्रीम ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबी में भी मरते लोग जरूर। तो अगर आपको टीबी एक्सडीआर हो गई तो आप मरने वाले। चैलेंजेस एंड रिस्क क्या है भाई? इम्यूनिटी फैक्टर, ट्रांसमिशन, कॉस्ट, साइड इफेक्ट सब है। इससे लीवर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, न्यूरोपैथी आ जाएगी, ठीक है, हियरिंग लॉस हो जाएगा। एक्सडीआर का जो ट्रीटमेंट है या टीडीआर का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। ट्रांसमिशन, रेगुलर टीबी वाया एयरबोर्न ड्रॉपलेट, अब इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये हवा से ही फैलता है, तो इससे बचने की जरूरत है। प्रिवेंशन क्या है? ट्रीटमेंट रिजीम को समझना, अर्ली डायग्नोसिस करना, आइसोलेशन में रखना, है ना। वेंटिलेशन जो है वो अगर है तो हाई रिस्क एरिया है जहाँ पर हवा खुली है और लोग हैं वहाँ प्रॉब्लम है। बीजीसी वैक्सीन जो है बहुत बच्चों के लिए है, प्रोटेक्टेड है। तो अगर आपको एक बार टीबी हो गया तो आपके मरने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर इसको आप याद रखेंगे तो आप अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। हमने यहाँ क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक्सडीआर टीबी क्या है, प्री एक्सडीआर टीबी क्या है, टीडीआर टीबी क्या है। अगर टोटल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो आपकी डेथ 100% संभव है कि आप मर जाओगे। इसलिए हमें कोशिश क्या करनी चाहिए? हमें अपने हेल्थ को रेगुलेट करना है, अपने हेल्थ को सुधार के रखना है ताकि हमें कोई ऐसी समस्या ना आए। यहाँ पे हमारा खत्म होता है टीबी का साइंस टेक का चैप्टर। कोई डाउट तो पूछो।